दोस्तों, एक महिला अपने पति को फोन मिलाती है। फोन मिलाने के बाद उसने एक डिमांड की और जब डिमांड सुनता है उसका पति, तो वह मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहा था जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे, उसके बाद फिर वह अपने सामान की डिमांड करेगा। दरअसल जब मेडिकल स्टोर पर कोई नहीं बचता है तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब, आपको क्या चाहिए। तो वह थोड़ा शर्माता है। शर्माते हुए बात कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि भाई साहब, आपको चाहिए क्या? आप यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं। तब जाकर उस लड़के ने मेडिकल वाले से कहा कि साहब, मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर लाकर उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही गोलियों का रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा कि भाई साहब, ये तो कम ही हो जाते हैं और वैसे भी यहाँ पर बार बार आना अच्छा नहीं लगता। बार बार जब लोग यहाँ पर होते हैं, उन सबके सामने ये सब चीजें मांगना अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करो, थोड़ी सी संख्या बढ़ा दो, ज्यादा गोलियां दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने यह बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कुछ ज्यादा ही संख्या में गोलियां दे देता है। अब इन गोलियों को लेकर वह व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है, पत्नी के साथ सोता है। उन गोलियों को खाने के बाद अब अगला दिन जब निकलता है तो पत्नी की तो आंख खुल जाती है, लेकिन पति सोता हुआ रह जाता है। और यहीं से उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैलती है, उसके बाद उस व्यक्ति का कफन दफन हो जाता है, यानी कि मौत हो जाता है। मौत होने के बाद लगभग 24 से 25 घंटे बीत जाते हैं। तब यह पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं, बल्कि इसका तो कत्ल हुआ है। कत्ल के पीछे की वजह आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और हम लोग का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 7 या 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक घर से बहुत जोर जोर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसका नाम सवाना होता है। अक्सर इस घर से इस तरह की आवाजें कभी भी नहीं आया करती थी। आसपास के जो लोग थे वह जाग जाते हैं। जागने के बाद मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं। जब उसे दरवाजा खुलवाया जाता है, दरवाजा खुलवाने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम आबिद अली होता है। उसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल के आसपास होती है। इस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वह अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फोन करती है। सलीम को फोन करके बताती है कि भैया, तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए। जैसे उसने अपने सगे भाई को अपने ही पति के मरने के बारे में सूचना दी तो उसका जो साला होता है सलीम आबिद, वह तुरंत ही मौके पर आता है और यहाँ पर आकर देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसके बहनोई की लाश खाट पर पड़ी हुई थी, चारपाई पर पड़ी हुई थी। इसी बीच में वह सब कुछ देखते हुए पुलिस को फोन करता है। बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले जो पंचनामा की एक कार्रवाई होती है वह कर रही थी। उस व्यक्ति के जो शरीर था, उसके जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों को जब देखा जाता है, तलाश किया जाता है, तो उसके कपड़ों के अंदर 8 रैपर निकलते हैं और 8 के 8 रैपर खाली थे। और वह 8 के 8 जो रैपर होते हैं वह शक्तिवर्धक गोलियों के होते हैं। जैसे उसकी पत्नी सवाना से कहा जाता है कि ये 8 रैपर खाली हैं, इसकी जेब में ये कैसे आए, क्या बात है, क्या यह रात को इसको जेब में रखकर सोए थे? जब इस तरह की बात की जाती है तब वह कहती है कि मैंने अपने पति को फोन किया था रात की कुछ शक्तिवर्धक गोलियों को लाने के लिए, क्योंकि जब वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं तो उसको अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी ऐतराज नहीं किया। उसने अपने पति की खुशी के लिए इसने जब कोई कभी ऐतराज नहीं किया। जैसे जैसे उसको अच्छा लगता था
वह वैसे वैसे उसके साथ खुश रहती थी। जैसे ही यह बात सुनी, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ये लाश वापस आती है और वापस आने के बाद इसका बिल्कुल एक रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है, सुपुर्द खाक होता है। सुपुर्द खाक में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है, लेकिन यह खबर पूरी आग की तरह फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और उन गोलियों को खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे का समय बीता था। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं हुई है, बल्कि इसकी मौत हुई है गला दबाने से। अब गला दबाने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी सलीम को फोन किया जाता है, जो आबिद का साला होता है। उससे पूछा जाता है कि यह मामला क्या है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गला दबाने की पुष्टि हो रही है। आखिरकार इनका कौन गला दबाएगा, क्यों दबाएगा? जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक इलाका लगता है दिबियापुर। यह दिबियापुर के रहने वाले होते हैं। अब से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने उस इलाके को, दिबियापुर को छोड़ने के बाद यहाँ सीधा कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना मकान बनाते हैं और यहीं रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इसकी बहन से होती है, जिसका नाम सवाना होता है। और यहाँ आने के लगभग 3 साल बाद उसको एक बेटा भी पैदा होता है। उस बेटे की उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी। जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है, तो महिला कुछ सही नहीं बताती है। तभी पुलिस उसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है। साथ ही जो आबिद अली मर चुका है, जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उसका भी मोबाइल कब्जे में लिया जाता है। और दोनों मोबाइल की जब सीडीआर निकलवाई जाती है, जो यह आबिद अली होता है उसके मोबाइल की तो कॉल डिटेल में कोई खास सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सबाना का जो मोबाइल था वह एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें करती थी। उस लड़के की उम्र लगभग उस महिला से 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब सलीम से, यानी कि उसके साले साहब से यह पूछा जाता है कि रेहान उर्फ तालिब, जो कि उन्नाव के बांगर महू, जो कि भगवंतपुर गोटेपाली का रहने वाला लड़का होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल के आसपास होती है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है? क्या यह आबिद का रिश्तेदार है या फिर सबाना के रिश्तेदार है? ना ही वह आबिद का रिश्तेदार होता है, ना ही सबाना के रिश्तेदार होता है। लेकिन सबाना की और रेहान की बहुत ज्यादा बातें होती थी। अपने से 21 साल छोटे लड़के से जब इस बारे में पूछना शुरू किया, पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं और सबाना से भी पूछताछ करना शुरू करते हैं, तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल साल 2024 की शुरुआत में ही इस सबाना नाम की महिला ने, जिसकी उम्र लगभग 42 या 43 साल के आसपास रही होगी, उसने अपना एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाया। इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद जब वह 21 से 22 साल के आसपास रही थी, उस वक्त के जितने भी फोटोग्राफ्स थे वह बारी बारी से इंस्टाग्राम पर उस फोटो को अपलोड कर दिया करती थी। और जब एक दिन रेहान उर्फ तालिब, जो कि दिल्ली में ऑटो चलाया करता था, जब यह इंस्टाग्राम पर रील देखते देखते कब सबाना की आईडी पर आ जाता है, वह उसी आईडी पर रुक जाता है और उसके फोटो को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर भी करता है। एक दिन उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, वह मैसेज करता है और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हद तो तब हो जाती है, ऐसे चलते चलते एक दिन ये दोनों अपना नंबर दे देते हैं और एक दूसरे का नंबर लिया जाता है और एक दूसरे से फोन पर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब सबाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा कि आप मिलने आ सकते हो, मैं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रहती हूँ। जैसे ही यह बात सुनी, उसने कहा तुम्हारा पति? उसने कहा मेरा पति मेले में जाकर झूले लगाता है, वह कई कई दिन के लिए घर से बाहर ही रहता है। उसका जो बेटा होता है वह मामा के साथ रहता है, मामा यानी कि सलीम के साथ रहता है। पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने में कोई ऐतराज नहीं, यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन मौका था। लेकिन रेहान ने सबाना को जब देखा तो जो फोटो थे, फोटो से वह लगभग 20 साल बड़ी दिख रही थी। फोटो में छोटी, मौके पर बड़ी थी, लेकिन उन दोनों से दोस्ती हो जाती है।
इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है, यानी कि बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए लगते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 इस तरह से मिलने का मौका जुटाया। तभी शबाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वह मुझे बहुत बुरी तरीका से पीटता है, मारता है। मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और मेरा बेटा इसलिए अपने मामा के साथ रहा करता है। मैं तो अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। जब बात छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। रेहान कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बदायूं के ककराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ले का रहने वाला होता है। साल 2020 में दिल्ली में रहकर विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया, जो कि पंजाब के लुधियाना में किसी के घर पर खाना बनाया करता था। इस व्यक्ति यानी कि विकास जो लड़का होता है, दोनों लगभग सेम उम्र के थे, यानी कि 21-22 साल के आसपास रहे होंगे। तो जब रेहान ने विकास से बात कही तो विकास को कुछ पैसे की जरूरत भी होती है। वह कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो वह पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। यानी कि उसे एक महिला से प्यार है और उसका जो पति होता है, हम दोनों के प्यार में वह रोड़ा बन रहा है, क्यों ना हम उसे रास्ते से हटा दें। अब यहाँ रेहान ने विकास से बात की और विकास से बातचीत होने के बाद फिर शबाना को बताई। शबाना ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त तैयार है तो उसको लेकर आओ। 17 जनवरी 2025 को यह दोनों कानपुर पहुंच जाते हैं और घंटा घर के पास एक होटल में रुकते हैं। 18 जनवरी की सुबह की बात है, शबाना होटल में पहुंचती है और वह 20,000 रुपये लेकर आई थी। 20,000 रुपये देखने के बाद विकास को लगता है कि यहाँ से मेरे ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है वह पूरी हो जाएगी। इसके लिए वह बताती है कि अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। जैसे जैसे रास्ता बताया था वैसे वैसे वह दोनों मान जाते हैं और रात यानी कि 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा, रेहान अपने दोस्त विकास के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि उन्हें कोई मशक्कत, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह जाकर देखते हैं कि इसने अपने पति को पहले से ही खूब सारा शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसे गोलियां भी दी। उसने कहा कि ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी कि संबंध बनाएंगे। लेकिन शायद उसको इस तरह का मौका मिल नहीं पाया था। वह शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है। रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब रेहान और विकास आते हैं तो यह शबाना, उसके अंदर अचानक से कहां से पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। वह अपने ही पति के सीने पर बैठ जाती है। विकास गला दबाता है और यह दोनों मिलकर उसके हाथ और पैर दबा लेते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये उसको दबाए रखते हैं, यानी कि आबिद अली का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आराम से, इत्मीनान से इन्हें मौका मिलता है और जब रेहान और विकास यहाँ से चले जाते हैं, जाने के बाद दिन निकलता है, तब शबाना ने नाटक करना शुरू कर दिया। नाटक वह इस तरह से कर रही थी जैसे उसे अपने पति के मरने का बेहद अफसोस था। रोते रोते जब उसने अपने सगे भाई सलीम को फोन किया, सलीम जब अपने भांजे यानी कि सलमान को लेकर मौके पर पहुंचता है तो अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी, आखिरकार उसकी बहन अपने पति के मरने का इतना अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है और तभी वह पुलिस को फोन करता है, यानी कि सलीम फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाता है। उसको पहले ही दिन से, पहले ही वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी बहन का कुछ ना कुछ झोल है। सलीम के तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस इन तीनों को, शबाना, रेहान और विकास, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को यह बात बताती है, मीडिया के सामने जब पूरी कहानी आती है तो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात सामने आई थी। बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला के पति की हत्या कर दी है। फिलहाल यह जेल में है और आगे कब तक जेल में रहेंगे शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एक नहीं 3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और एक बेटा है। हालांकि बेटा तो पहले से ही अपने मामा के पास रहा करता है, लेकिन वाकई उस व्यक्ति सलीम की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि
उसने अपने ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।